कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी ये हमारा इस अध्याय का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम इस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को टच करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के तैयारी के लिहाज से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार है किसी चैप्टर से संबंधित, तो उससे संबंधित आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से हल कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी के चैप्टर्स का भी अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं या चैप्टर वाइज प्रत्येक प्रश्नावली वार सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सभी प्रकार के मैटर को वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ फाइल के लिंक भी इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसा आप सभी को पता ही है, यह चैप्टर कुल 7 अंकों का है। बोर्ड परीक्षा में 7 अंकों के प्रश्न इस चैप्टर में से आने वाले हैं, और वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न कौन कौन से आएंगे इस चैप्टर से वो भी समझ लेते हैं। 1 अंक का एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का, 1 अंक का एक प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक टाइप का, 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा लघुत्रात्मक प्रकार का, और एक प्रश्न आएगा 3 अंकों वाला दीर्घुत्रात्मक टाइप का। यानी इस चैप्टर में से कुल 4 प्रश्न आएंगे, जो कि अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं आपके सामने हैं। तो इस पूरे विभाजन को समझते हुए आपको इस चैप्टर्स की तैयारी करनी है। तो इसके लिए अब अपने चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति गणित की ही एक शाखा है, जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो स्थिति दर्शाने के लिए हम द्विविम का उपयोग करते हैं। वैसे द्विविम और त्रिविम दो तरह के विमाएं होती है, ठीक है। जिसमें द्विविम में क्या होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि त्रिविमीय आकृतियां जो होती है या त्रिविमीय जो हमारा स्पेस है, उसमें 3 तरह की माप होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन तीनों इसके अंदर आपके सिलेबस में द्विविम दे रखा है। तो द्विविम के हिसाब से हम निर्देशांक की अक्ष को समझेंगे, निर्देशांक तल को समझेंगे, निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, द्विविम में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम निर्देशीय अक्षों का उपयोग करते हैं। ये निर्देशीय अक्ष 2 प्रकार के होते हैं। पहला निर्देशीय अक्ष होता है एक्स एक्स डेस अक्ष, जिसे हम क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। इसको एक्स अक्ष भी कहा जाता है। दूसरा अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत अक्ष, जिसे वाई वाई डेस अक्ष कहा जाता है, और इस अक्ष को वाई अक्ष भी कहते हैं हम। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष हम बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए इन अक्षों की सहायता से आगे बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज इसमें और समझिए कि जब मूल बिंदु हमें दिया हुआ है, तो मूल बिंदु से इस तरफ बढ़ेंगे तो मान बढ़ेगा। धनात्मक मान 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे मान बढ़ेगा। ऊपर की तरफ भी 0 के बाद, यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 है तो यहाँ 0 है, और इस 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान बढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो सिरा है एक्स डैश वाला और वाई डैश वाला, इस पे मान होते हैं ऋणात्मक। 0 के बाद -1 -2 -3 ऐसे चलेगा घटते क्रम में, और इधर भी 0 के बाद -1 -2 -3 घटते क्रम में चलेगा। तो ये है निर्देशांक तल के अंदर बनाए हुए अक्ष, निर्देशीय अक्ष। अब इनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। निर्देशीय अक्षों के नाम होते हैं एक्स एक्स डैश या एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वाई वाई डैश अक्ष या वाई अक्ष। दोनों अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। और ये भी याद रखना, मूल बिंदु पर हमेशा ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मूल बिंदु के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाएंगे, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है। तो एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया जिसके निर्देशांक हमने एक्स कोमा वाई लिखे हुए हैं। एक्स क्या है, पहला निर्देशांक, दूसरा है वाई निर्देशांक। पहला निर्देशांक जिसे हम एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, और इसका नाम क्या होता है, बिंदु का भुज होता है। इसे क्या कहते हैं, बिंदु का भुज। तो परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है
कि बिंदु का भुज इतना है और कोटि इतनी है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले भुज लिखा जाएगा और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है तो बाद में y निर्देशांक लिखा जाएगा। किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते समय याद रखना पहले x निर्देशांक होता है, बाद में आता है y निर्देशांक। तो x और y निर्देशांक के बारे में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। x निर्देशांक को बिंदु का भुज कहते हैं, y निर्देशांक को बिंदु की कोटि कहते हैं। ओके, अब इस बिंदु की अक्षों से दूरियां पूछी जा सकती है, x अक्ष और y अक्ष से दूरियां। तो ये a बिंदु है, इसकी x अक्ष और y अक्ष से दूरी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, पहले डायग्राम में समझिए। ये हमने इस बिंदु से लंबवत दूरी तय करते हुए हम x अक्ष पर भी पहुंच गए और इधर से y अक्ष पर भी पहुंच गए, यानी कि यहाँ पर ये दूरियां हैं। इन दूरियों को हमने ज्ञात करना है। तो पहले अगर देखें हम x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, ये वाली डिस्टेंस हमने कवर करनी है। तो ये कितनी होगी, तो जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि ये एक आयताकार आकृति है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, तो जितना इसका मान उतना ही इसका मान। और इसका मान कितना है, इसका मान यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, 2.8 हो सकता है। जो भी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ही है। यानी x अक्ष से अगर दूरी ज्ञात करनी है तो हमें y वाला मान लेना पड़ता है। y का जो भी मान है वो x अक्ष से दूरी है। तो देखो यहाँ लिखा भी है x अक्ष से दूरी बराबर y निर्देशांक का मान। इसी तरह से y अक्ष से दूरी निकालनी है तो ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी बिंदु की। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये डिस्टेंस अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें इस डिस्टेंस को कवर करना है और ये डिस्टेंस इसके बराबर है। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी, आमने सामने की भुजाएं हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करी उतनी ही दूरी ये है। तो यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पर मान होगा, इस x की जगह जो भी मान होगा उतनी ही ये दूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, y अक्ष से दूरी किसके बराबर होती है, x निर्देशांक का मान होता है, जो वो दूरी होती है। अब याद रखना दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी का मान सदैव धनात्मक ही लिखना है आपको, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो याद रखना कोई भी बिंदु है उसकी दूरी हमेशा प्लस में लिखोगे। अब एक आधा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे हमारे पास एक बिंदु है a जिसकी निर्देशांक दे रखे हैं 4,5, तो इसकी x अक्ष से दूरी अगर निकालनी है तो y वाला मान लेना है 5 इकाई। x अक्ष से दूरी क्या होगी 5 इकाई, और y अक्ष से अगर दूरी निकालनी है तो x का मान लेना है 4 इकाई। x अक्ष से और y अक्ष से दूरी इस तरह से हमने लिखनी है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और बिंदु है -3,2। अब इस बिंदु में x अक्ष से अगर दूरी ज्ञात करनी है तो y का मान लिखना है 2 इकाई, और y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तो x का मान लिखना है, लेकिन x का मान यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में नहीं लिखना, दूरी कभी माइनस में तो होती नहीं है, हमें माइनस के निशान को छोड़ते हुए लिखना है। माइनस का निशान हटा दिया, 3 इकाई। y अक्ष से दूरी कितनी होगी 3 इकाई होगी। तो ये ध्यान रखना है दूरियां माइनस में नहीं होती। बोर्ड के एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर माइनस के निशान को छोड़कर दूरी सीधी डायरेक्ट बिंदु को देखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बिंदु a x, y की मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये डायग्राम पिछला डायग्राम ही है सेम। अब इसमें अपने को ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, O बिंदु और A बिंदु के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पिछले पॉइंट में आपने करा था कि x अक्ष और y अक्ष से दूरी अगर निकालनी हो तो ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये दूरी हो जाएगी x और ये वाली हो जाएगी y, ठीक है। ये x है ये y है। अभी हमें ये भी पता है ये लंबवत दूरी है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये पूरा डायग्राम आप देखो, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो कर्ण ये हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर बराबर होगा
आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ओ ए का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर एक वर्गमूल का निशान लग जाएगा। यानी मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना होगा, उस बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं उन्हीं निर्देशांकों के वर्गों का योग करके वर्गमूल निकाल देना है। तो ये फार्मूला याद रखना, मूल बिंदु से दूरी। एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। हमारे पास एक बिंदु है -3,4 और इस बिंदु के हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अंडर दी रूट मूल बिंदु से दूरी सीधा मैं डायरेक्ट शॉर्ट में बता रहा हूं, ओ ए बराबर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 जोड़ने पर आते हैं 25, वर्गमूल में 25 आ गया और 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 मात्रक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु के मूल बिंदु से दूरी आएगी 5 मात्रक। आई होप आपको सवाल समझ में आया है ये। चलिए अगला पॉइंट है इसमें, बिंदुओं A x1, y1 और बिंदु B x2, y2 के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें इस सूत्र को लिखना है, अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र आया कैसे, इसको हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन केवल आपको सूत्र याद रखना है। इस सूत्र को दूरी सूत्र भी कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्नावली संख्या 7.1 पूरी की पूरी प्रश्नावली इस सूत्र पे आधारित है। तो ये वाला सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। छोटे प्रश्न हो चाहे वो अवैध वाले प्रश्न हो, चाहे रिक्त स्थान वाले हों, या बहुविकल्पिक अवैध के अलावा जो एक एक अंक वाले छोटे प्रश्न हैं, दो दो अंक वाले प्रश्न हैं, वो प्रश्न इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इस सूत्र को अच्छे से तैयार करना है। इस सूत्र को न केवल याद करना है, इस सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो भी समझना जरूरी है। तो हम अगली स्लाइड में ले चलते हैं, अगले स्लाइड में, कि इसके उपयोग क्या क्या है दूरी सूत्र के। तो दूरी सूत्र का कहाँ कहाँ काम में हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली इसमें है पॉइंट, त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में। दो त्रिभुज अगर हमें दिया है, एक त्रिभुज अगर हमें दिया हुआ है, तो उस त्रिभुज का अगर हमें प्रकार बताना है तो वो प्रकार हम दूरी की सहायता से पता कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर होता है। तो अगर हम भुजाओं के मान हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वह त्रिभुज कैसा है। तो जैसे कि पहली आकृति में अगर हमें समबाहु त्रिभुज पता करना हो कि वो समबाहु त्रिभुज है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, भुजाओं की वैल्यू पता करेंगे। हमें ए बिंदु के निर्देशांक पता है, बी के पता है और सी के पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिए होंगे ये ए बिंदु इतना है, बी के निर्देशांक ये हैं, सी के निर्देशांक ये हैं, और हमें इनसे निर्मित होने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं की दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, निर्देशांक तो पहले से दिए हुए हैं। अब ये जो त्रिभुज है इसके हमें दूरियां ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। हम दूरी सूत्र की सहायता से ए बी का माप ज्ञात करेंगे, बी सी का माप ज्ञात करेंगे और ए सी का माप ज्ञात करेंगे। अगर ये तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो हम ये कहेंगे कि तीनों भुजाएं समान है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और दूसरी आकृति में देखिए, अगर भुजाएं बराबर नहीं आती है तीनों, और दो ही भुजाएं एक जैसी आती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं आती है, तब उस स्थिति में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होने के कारण वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अगर तीनों ही दूरियां अलग अलग आ जाए तो हम लिखेंगे कि वह एक विषम बाहु त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण हमें पता ही है। ये तो था पहला पॉइंट जिसमें हमने त्रिभुजों का प्रकार ज्ञात करने में इसका उपयोग किया। इसके अलावा इसका दूसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुजों का प्रकार ज्ञात करने में। चतुर्भुज को भी हम दूरी सूत्र की सहायता से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वर्ग। तो पहले तो आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा 4 बिंदु हैं, चारों बिंदुओं से निर्मित होने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो वो क्या हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, एक आयत हो सकता है, एक समचतुर्भुज हो सकता है, एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। 4 प्रकार के चतुर्भुज इसमें हम बात करेंगे। आपके सिलेबस में कुल 4 प्रकार के चतुर्भुज हैं। तो वर्ग की क्या परिभाषा होती है कि चारों भुजाएं बराबर और चारों कोणों का मान 90 डिग्री होता है। कोण तो इसमें बात नहीं करनी हमने, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है।
चारों भुजाएं अगर बराबर है तो वो वर्ग होगा, लेकिन चारों भुजाएं तो वर्ग के अलावा समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। ऐसी स्थिति में हमें विकर्ण और ज्ञात करने पड़ेंगे। विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों ही ज्ञात करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो एक वर्ग होगा, और अगर नहीं आते हैं तो वो आगे देखेंगे कि वो नाकृति कैसी होगी फिर। तो याद रखना, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर। इसी तरह से आयत के अंदर हम दूरी सूत्र से भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी दो दो युग्म बराबर आ जाएंगे, और उसके आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो विकर्णों का मान भी निकालेंगे, एक जैसे आने चाहिए विकर्ण AC और BD दोनों ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें चारों बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो हम दूरियां ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगला पॉइंट हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो चारों भुजाएं बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर ना आए, तो हम लिखेंगे कि वह एक समचतुर्भुज है। विकर्ण बराबर आ जाए तो वह एक वर्ग है। चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी बराबर आया है तो वह एक वर्ग है। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। AB और CD बराबर है, BC और DA या AD बराबर है। तो ये भुजाएं आमने सामने की बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं है। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये विकर्णों की सहायता से हमें इनमें आपस में विभेद करना होता है। तो ये था हमारा दूरी सूत्र के उपयोग से चतुर्भुजों को प्रकार बताना। तो ये आप आराम से समझ चुके होंगे, 4 प्रकार के चतुर्भुज हैं। अब आगे अगला उपयोग है दूरी सूत्र का, 3 बिंदुओं की सरेखता की जांच करने में। 3 बिंदु हैं A, B और C, अगर वो सरेखी होंगे तो उसकी शर्त यहां पर लिखी हुई है, AB + BC = AC। A और B के बीच की दूरी AB, B और C के बीच की दूरी BC, और इन दोनों दूरियों का योग AC के बराबर होगा। तो ये कैसे बराबर होगा, क्यों आया है यहाँ पर, तो इसको समझने के लिए ये डायग्राम मैंने बनाया। देखो, A और B के बीच की दूरी 7 है, B और C के बीच की दूरी 12 है, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगर ये बिंदु यहाँ ना हो तो A और C के बीच की दूरी सीधी निकालनी हो तो 7 और 12 19 सेंटीमीटर ही आएगी। तो इसलिए सरेखी होने पर ऐसा होता है। लेकिन अगर ये बिंदु यहां ना होकर इस जगह पर होता, बिंदु यहां पर होता, तब क्या होता, A और B के बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, B और C के बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों दूरियों का योग A और C के बीच की दूरी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज सा बन रहा है, यानी कि अगर यहां से हम पहले B की तरफ जाएं फिर C की तरफ जाएं तो जो दूरी तय करनी पड़ेगी उतनी दूरी A और C के बीच की नहीं है। ये ज़्यादा है दूरी, तिरछा होके पड़ रहा है, तो ये दूरी हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ पर B बिंदु के हिसाब से बताएंगे कि अगर हमारे पास ये बिंदु यहाँ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। एक ही रेखा में होने के कारण सरेखी है ये बिंदु, और सरेखी बिंदु होने के कारण AB + BC = AC होगा। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करके हम AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे और AC भी ज्ञात कर लेंगे। तीनों में से दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है, बड़ी वाली दूरी के, तो लिखेंगे सरेखी है, अदरवाइज सरेखी नहीं है। अब ये हमारा पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र? दो बिंदु हैं A और B जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 है और x2 और y2 है। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हो तो उसके लिए हम विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, बिंदु A और B को मिलाने वाला एक रेखाखंड AB है और इसके बीच में एक बिंदु आ गया P जिसके निर्देशांक x, y लिखे हुए हैं। अब इस P बिंदु ने इस AB रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया जिनका अनुपात है m1 अनुपात m2। P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा जाता है तो हम ये फार्मूला काम में लेंगे। x का निर्देशांक ज्ञात करना है अगर इसका, तो m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, और y निर्देशांक ज्ञात करना है तो m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। ये फार्मूला हमने काम में लेना है। ठीक है, इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। आई होप
ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आसान है बिल्कुल फार्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ x है, यहाँ y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ y है। m और x के साथ में यहाँ 1 2 और यहाँ m और x के साथ 2 1। जब m1 लिखेंगे तो x2 लिखना होगा, m2 लिखेंगे तो x1 लिखना होगा। आगे पीछे लिख दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न ध्यान रखना है। m1 है तो x1 मत लिख देना, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसके बाद इस विभाजन सूत्र के अंदर ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, इसमें विभाजन सूत्र से संबंधित जो तथ्य है उसमें से पहला है, जब किसी रेखाखंड का समद्विभाजन होता हो तो हमें दो बिंदुओं P x y और Q x डैश y2 के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। जब समत्रिभाजन होता है तो दो बिंदु लिए जाते हैं बीच में। ये एक रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड के ऊपर हमने दो बिंदु ले लिए P और Q, जिन्होंने इस रेखाखंड का समत्रिभाजन किया हुआ है। तो अनुपात हो जाएगा AP PQ और QB का 1:1:1। लेकिन जब विभाजन सूत्र से हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो P बिंदु के लिए अनुपात क्या रहेगा? P बिंदु के इस तरफ अनुपात कितना है हमारे पास? 1, और P बिंदु के इस तरफ 1 और 1 2 अनुपात इस तरफ है। तो हमारा जो अनुपात बनेगा P बिंदु के लिए वो होगा M1 और M2 का मान 1:2 होगा। इसी तरह से Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के इस तरफ 1 और 1 2 और Q बिंदु के इस तरफ क्या है? 1 अनुपात है, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से ही ज्ञात होंगे, लेकिन अनुपात आपको याद रखना है, अनुपात बदलेगा। Q बिंदु और P बिंदु के लिए अनुपात अलग अलग होगा। इसी प्रकार से हमारा अगला टॉपिक भी है। अगला टॉपिक है, जब किसी रेखाखंड का 4 बराबर भागों में विभाजन होता हो तो हमें 3 बिंदुओं P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। 3 बिंदुओं के निर्देशांक उस टाइम हमने ज्ञात करने हैं। 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बीच में 3 बिंदु होंगे। तो बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाला एक रेखाखंड AB है, जिसके बीच में हमने 3 बिंदु ले लिए P, Q और R, जिनके निर्देशांक x, y, x डैश, y डैश और x डबल डैश, y डबल डैश है। इन्होंने क्या किया है, इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। बस मेन चीज आपको विभाजन सूत्र में x1 और y1 दिया होगा और x2 और y2 भी दिया होगा, परंतु क्या नहीं दिया होगा? अनुपात नहीं दिया होगा। अनुपात हमें खुद बनाना पड़ेगा। इसमें 4 बराबर भागों में बंट रहा है, तो बिंदु P के लिए जिसके निर्देशांक x, y है, m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी? बिंदु P यहाँ पर है, तो इस बिंदु से इस तरफ 1 ही अनुपात है, जबकि दूसरी तरफ 1 2 और 3 अनुपात आ रहे हैं। तो इसका जो अनुपात बन जाएगा वो हो जाएगा 1:3। ठीक है, बिंदु Q के लिए, Q बिंदु यहाँ है, तो Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के इस तरफ 1 2 अनुपात है, जबकि Q बिंदु के इस तरफ भी 2 ही अनुपात है। तो अनुपात क्या हुआ? अनुपात हुआ 2:2, अर्थात इसको आगे सॉल्व करेंगे, अनुपात का सरलीकरण कर सकते हैं, 1:1। बिंदु R के लिए, R यहाँ पर है, R के इस तरफ 1 2 और 3 वैल्यू है, 3 मान है, तो 3 अनुपात R के इस तरफ केवल 1 मान है, तो 3:1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से हम बिंदु P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं M1 और M2 के मान चेंज करते हुए। परंतु इसमें एक चीज आप और नोट करो कि बिंदु जो Q है उसके निर्देशांक क्या है? x डैश, y डैश है। x डैश और y डैश के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो क्योंकि इसका अनुपात आ रहा है 1:1, आप चाहें तो m1 और m2 के मान 1 और 1 रख के कर सकते हो, परंतु अगर हम एक नया सूत्र बनाना चाहें तो वो सूत्र है मध्य बिंदु सूत्र। उस सूत्र की सहायता से भी हम दो बिंदुओं के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से भी Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में। तो ये सूत्र क्या होता है अगले पेज पे देख लेते हैं। देखो, मध्य बिंदु सूत्र, दो बिंदुओं A जिसके निर्देशांक x1, y1 है और B जिसके निर्देशांक x2, y2 है, वो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P, x, y के निर्देशांक। ये मध्य बिंदु है AB का, तो इसने 1:1 में डिवाइड कर रखा है।
तो इसको हम बोलेंगे x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y का मान होगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु सूत्र कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, इसमें AP और PB बराबर होने के कारण मध्य बिंदु सूत्र इस तरह से आपने लगाना है। मध्य बिंदु सूत्र का एक उपयोग भी है। मध्य बिंदु सूत्र से संबंधित आपके बुक में एक क्वेश्चन बनता है, किसी वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का जो केंद्र है ना, वो व्यास का मध्य बिंदु है। तो हमें केंद्र के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, बिंदु A के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं या बिंदु B के निर्देशांक पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको अनुपात तो पता लग गया, 1:1 है, यानी मध्य बिंदु तो है। लेकिन हमें इनमें से अगर कोई वैल्यू नहीं पता है ना, तो हम वो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगी? केंद्र O x, y व्यास के सिरों x1, y1 तथा x2, y2 के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करते हैं। इनमें से हमें केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, चाहे इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए, बिंदु A या B के, तो मध्य बिंदु सूत्र का जब उपयोग करेंगे ना, तो उसमें जो चीज़ अज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगी। सूत्र के अंदर वैल्यू रखेंगे। जैसे ये देखो, x बराबर क्या है? x1 प्लस x2 बटा 2। मान लीजिए कि आपको x1 और y1 तो दिया हुआ है, x भी दे दिया और x2 नहीं दिया हुआ, तो इसमें x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे, x1 की जगह x1 रखेंगे, प्लस x2 हमें ज्ञात नहीं है, तो इसकी वैल्यू x2 को x2 ही पड़ा रहने देंगे। तो बाद में सोल्व करेंगे, तिरछा गुणा करने के बाद में हमें x2 ज्ञात हो जाएगा। सेम ऐसे ही y2 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र, जिसकी सहायता से हम केंद्र के निर्देशांक या सिरों के व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में देखा जाए तो मेन चीज़ें इतनी ही हैं। आपको मैंने सारी चीज़ें बताई है। इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको करने के लिए इस वीडियो को देखना था। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।